फ्रेंड, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। वी आर स्टार्टिंग अ स्टोरी, जुनून इश्क, पार्ट नंबर 14। अहमद इरफा को वार्न कर रहा होता है। इरफा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और अगर नहीं भी करती हो तो कोशिश करो कि तुम मुझसे ही मोहब्बत करो, ठीक है? और अब मुझसे दूर जाने के बहाने वगैरह भी छोड़ देना, वरना तुम जानती हो ना। इरफा उसकी बात सुन के थोड़ा सा सहम जाती है और तब तक उसके उसकी अम्मी आती है और बोलती है कि बाहर फ़राह आई है, तुम मुझसे मिल लो। इरफा अहमद को बोलती है कि अब मैं आपकी कॉल बंद करके जा रही हूँ। नहीं इरफा, तो मेरी कॉल बंद नहीं कर सकती हो। मैं कॉल बंद करके जा रही हूँ, ठीक है? इरफा, तुम नहीं जाओगी, मैं तो जा रही हूँ। और अगर तुम गई तो क्या ही कर लेंगे सिवाय आप बातें सुनाने के। मैं जा रही हूँ। अहमद को ये सब बोलकर इरफा वहाँ से कॉल बंद करके बाहर जा रही होती है। तब तक फ़राह उसके रूम में आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ है। इरफा फूट फूट के रोना शुरू कर देती है और अपनी दोस्त के गले लग के कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फ़राह कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। फिर इरफा उसे डर डर के बस इतना ही बता पाती है कि अहमद उसे अपने फार्म हाउस पे ले गया था और फिर इरफा रोना स्टार्ट कर देती है। इतने में इरफा की अम्मी जब खाने पीने की चीज़ें रूम में ला रही होती है, वो देखती हैं कि इरफा रो रही है। तो फ़राह से उसकी अम्मी पूछती है कि बेटा क्यों रो रही है इरफा। वो बोलती है कि देखिए खाला, वो अब इतने दिनों बाद वो चली जाएगी ना फिर से आपको छोड़कर, तो बस इससे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। बेटा ये दिन तो सब पे आते हैं, तुम क्यों रो रही हो। उधर अहमद इरफा को इस कदर जब वो उसे धुतकार कर चली जाती है तो अहमद को बहुत दुख होता है और वो अपने दोस्त को कॉल करके बुलाता है। उसके दोस्त को बोलता है यार आज ना सीन बनाते हैं, और हाँ अपने साथ ना 2-3 बॉटल्स भी ले आना ड्रिंक की। अच्छा भाई, कौन सी फ्लेवर तो तुझे मेरा पता ही है ना, तो बस ले आना, कुछ बातें कर लेंगे। वाह भाई वाह, इतने दिनों बाद तुझे दोस्त की याद भी आ गई। हाँ आ गई मुझे याद, तो वॉट। इरफा इतने में अपनी दोस्त को कह रही होती है यार मैं इस इंसान के साथ ज़िंदगी में कैसे जीऊँगी जिस इंसान ने मुझसे मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है। इरफा इरफा अहमद वहाँ इरफा की रट लगाए हुए होता है और उसके घर पर उसकी दादी की भी तबीयत सही नहीं होती है और वो नींद की टैबलेट खा के हमेशा की तरह सोई हुई होती है। और अहमद के अब्बू तो बिज़नेस के सिलसिले में चंद दिनों के लिए सिटी से बाहर गए हुए होते हैं। इतने में अहमद के घर की बेल बजती है और अहमद का नौकर जब वो घर का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है उसका दोस्त आया है और अपने साथ एक तो शॉपर्स लाया है। तो वो उसे बोलता है कि अहमद बाबा कहाँ हैं। वो अपने रूम में बैठे हुए हैं। तो वो फ़ौरन वहाँ चले जाता है दौड़ दौड़ के। तो वो खान बाबा दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसके बाद अहमद सिगरेट पी रहा होता है। भाई क्या हुआ, इतने उदास क्यों लग रहे हो। क्या बताऊँ भाई, आप बहुत उदास लग रहे हो आज मुझे। तो क्या बताऊँ तुझे, आज मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, जिसके बिना मैं एक पल नहीं जी सकता, वो हर बार मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही होती है। भाई मैंने तो आपको पहले ही कहा था, लड़कियों के साथ प्यार मोहब्बत और खुलूस से बिहेव करो तो वो उम्र भर साथ निभाएंगी, और अगर उनके साथ जैसा आपने बिहेव किया वैसा करोगे तो कितना भी उसे हासिल कर लो, कितना भी उसे जंजीरों में जकड़ लो, किसी भी दरवाजे में बंद कर दो या दीवार में चुनवा दो, उसे भागना होगा तो वो भाग कर रहेगी, वो फिर बाद में नहीं आने वाली। अहमद को लगता था कि उसने इरफा को ऐसे करके पा तो लिया है, लेकिन उसके दिल में अभी तक उसके लिए कोई मोहब्बत और खुलूस नहीं है। देखो भाई, देखो, दिल जोड़ना चाहता था मैंने, पर तुमने तो उसका वजूद ही तोड़ दिया। पर उसकी फैमिली तो मान गई है ना, लेकिन उसके रूह पे जो घाव लगे हैं वो तो मिटा पाओगे क्या। वो पूरी ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारा हक दे पाएगी। अहमद जब उसकी बात सुन रहा होता है तो वो सिगरेट
सुलगाना शुरू कर देता है। अब क्या करोगे तुम? अपने हक के लिए भी अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करोगे तुम? क्योंकि इरफ़ा, अब उसकी नज़रों में तो तुम गिर गए हो। अब वो तुम्हें अपने पास भी नहीं आने देगी और तुम उसके बिना रह नहीं सकते। अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं? ये सारी चीज़ें जब तू इरफ़ा को अगवा कर रहा था तब समझा रहा था मैं कह रहा था बाद से मसाइल हल हो सकते हैं। मेरे पास उस वक्त और कोई चॉइस नहीं थी। गलत अहमद, तुमने ही इतना ज़्यादा मामलात को उलझा दिया है। अब क्या हो सकता है? अब यही हो सकता है कि तुम्हें यह फेस करना पड़ेगा। वो तुम्हें धुतकारे तो तुम्हें वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसे अपने पे यकीन दिलाना पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी वक्त दरकार है। और और अगर वो फिर भी ना मानी तो पूरी ज़िंदगी ये रोग तुम्हें अंदर से खाता रहेगा। क्योंकि ज़बरदस्ती से तुम उसके जिस्म को तो अपने काबू में कर सकती हो अहमद, लेकिन उसकी रूह पे तुम्हारा नाम नहीं होगा, बल्कि वो दर्द होगा, वो तकलीफ़ होगी। ये सब जानकर अहमद बहुत दुखी हो जाता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। जानता है भाई, बचपन से ना मुझे ऐसे ही इंसान की तलाश थी जो ज़िंदगी में मुझसे मोहब्बत करे, मेरे साथ रहे, हर पल मुझे कहे कि मुझे मुझे वो कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। और ये कि मुझसे क्या हो गया भाई? अब क्या होगा? अब तो कुछ नहीं हो सकता। अहमद अपने गिल्ट में गिरा जा रहा था। उसने तो सोचा था कि चंद मिनट के जज्बात की फ़ैसले की वजह से उसने इस्रा को पा तो लिया, लेकिन अब उसके दिल में तो उसके लिए कोई भी अहमियत नहीं है। इस वजह से वो बहुत दुखी था। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वक्त की नज़ाकत तो यही थी कि अहमद की तो वो बीवी ज़रूर थी, लेकिन अहमद को वो कुछ समझती नहीं थी, ये बात भी थी। अब अहमद चाहता था इरफ़ा उसके साथ वैसे बिहेव करे जैसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ होते। मसला ये था कि इरफ़ा और अहमद दोनों ही नॉर्मल हालात में उनकी शादी हुई ही नहीं थी। इरफ़ा बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो अपने दोस्त को सिसकियाँ बता रही होती, सिसक सिसक के उसने अहमद ने उस दिन के साथ क्या क्या बिहेव किया था। इरफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो अपने दोस्त को ये कह रही होती है कि बस बहुत हो गया, मैं नहीं वापस जा रही अहमद के पास। वो इंसान कम और गिलगित है। मतलब क्या कहना चाहती हो? गिलगित नहीं, गिरगिट तो ठीक से बोलो ना। वो ना बहुत ज़्यादा रोने की वजह से इरफ़ा का गला ख़राब हो गया था, हिचकियाँ ले रही थी और वो गिरगिट की जगह गिलगित बोले जा रही थी। अब इरफ़ा अपने वर्ड का प्रोनाउंसिएशन उसे समझा दी या अपना दुख। इरफ़ा किसी दुख के पहाड़ के नीचे थी। वो नहीं चाहती थी कि एक भी पल उसे अहमद की शक्ल भी देखनी पड़े, लेकिन अब हालात की नज़ाकत ये थी, ना चाहते हुए भी इरफ़ा को अहमद साहब को झेलना था। अरे यार, तो अहमद ने अभी तक तुम्हें मतलब यार हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, वो शट अप, जस्ट शट अप। मतलब हमारे बीच में ना ऐसा कुछ हुआ है, ना ऐसा कुछ होने की गुंजाइश है। मतलब अभी तक तूने उसे उसका हक नहीं दिया। मतलब कहना क्या चाहती हो? उस इंसान ने मेरे साथ इतना बिहेव किया और तुमने तुमने बस कर दो यार। कितना उस बेचारे को बोलोगी? अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है उसके साथ, उसने अपना नाम दिया है, तुमने नाम नहीं बर्बाद किया है उसने मुझे अगवा करके। और फिर क्या? उसने बहुत हर्ट किया मुझे यार, तुझे पता है। फिर इरफ़ा एक एक चीज़ उसको बताने लगती है कि जब वो उसकी फ्रेंड अंदर जाके अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रही होती है, तब उसको कुछ चाय दी जाती है। इरफ़ा चाय पीती है, फिर इरफ़ा को नींद आ जाती है। जब इरफ़ा आँखें खुलती है, वो किसी अंधेरे कमरे में खुद को पाती है, जहाँ अहमद पागलों की तरफ से बिहेव कर रहा था। और वो ना हाथ पैर मेरी बांध दिए थे उसने, और फिर मेरे हाथ पैर खोल भी दिए थे। और फिर उसने क्या, उसने मुझे मारने की कोशिश की थी और कहा था कि अगर मैं उसे निकाह नहीं करूँगी तो वो सबको मार देगा।
अरे अहमद साहब ऐसा नहीं करना चाहता था, वो तो तुझे धमका के डरा रहा था, या उसने मेरा अगवा किया, या बस कर दे, तू इतनी अडल्ट है, तुझे कौन अगवा कर सकता है, वो भी तेरी मर्जी के बगैर। इरफा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इसका मतलब तू भी मुझ पे यकीन नहीं करती, मेरी दोस्त होने के बावजूद तू मुझ पे यकीन नहीं करती। यार तो अब तो वो तेरा हस्बैंड है ना, अब तो वो तुझ पे पूरा राइट रखता है ना। ये उसने सब साजिश से किया है, उसने मुझसे शादी भी साजिश के तहत की है। उसे बस उसे बस क्या। इरफा चुप हो जाती है। उधर अहमद साहब अपने गिल्ट में डूबा जा रहा होता है। भाई मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं सकता, वो मेरी ज़िंदगी है, मेरे लिए मेरी सांसें हैं। और अगर इरफा मुझसे मेरी मेरी मोहब्बत का यकीन या फिर मेरे मोहब्बत के इम्तिहान लेना चाहती है तो ले सकती है ना। फिर वो मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना भाई। अहमद पागलों की तरह अपने सर पर हाथ फेरने लगता है और वो सिगरेट पीता ही जा रहा होता है। एक सिगरेट ख़त्म होता है, वो दूसरा सुलगाना शुरू करता है। इतनी देर में आधे घंटे तक वो इतने सिगरेट पी चुका होता है कि पूरा कमरा धुएं से भरा होता है। उसका दोस्त बाहर गैलरी में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। उधर बेचारी इरफा यही सोचने में मुहाल होती है कि वो बाहर फैमिली वालों से क्या कहे। इतने में उसकी बुआ आती है और उसको कहती है कि बेटा जोड़ा ना, ये है वो, हमने जोड़ा उस दिन सिलवाने के लिए दिया था, हमने तो सोचा था तुम्हारी शादी नुमान के साथ होगी तब यह तुम्हें हम देंगे, अब ये गिफ्ट के तौर पर समझ लो और ये बाहर पहन के शाम के 7 बजे तक आ जाना, ठीक है, मेहमान तो 6 बजे आएंगे, आप तैयार होकर ना 7 बजे आ जाना। इधर इरफा रो रही होती है। उसकी बुआ उसको इतना सीरियसली इसीलिए नहीं लेती है क्योंकि बचपन से इरफा अपने अम्मी अब्बू से दूर जाने से डरती थी और वो ख्याल भी आते ख्वाब में आता था तो वो रोना स्टार्ट कर देती थी। इरफा की बुआ कहती है कि बेटा बहुत हो गई, आंखें सूज गई, अब तो तुम्हें तैयार व्यार भी होना है ना, तो जाओ रेडी हो जाओ। इधर शाम के 6:30 बज गए होते हैं। इरफा अभी उसी गम में मुब्तला बैठी होती है। उसकी दोस्ती उसे दोस्त दिलासा देती है कि उठ तैयार हो और बाहर जाओ। इतने में अहमद के अब्बू की कॉल आ जाती है इरफा के फ़ोन पर कि आप आप हाँ वो आज ना इवेंट था, मतलब कि सर, बेटा तुम मुझे पापा बोल सकती हो, सर नहीं। तो वो ना दादी, सॉरी बेटा आज तो कोई भी नहीं आ पाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं गिफ्ट्स भिजवा देता हूँ, हम तो नहीं आ सकते ना हमारी तरफ से, मैं तो आउट ऑफ सिटी हूँ, अहमद की दादी की तबीयत ठीक नहीं है, और बाकी अहमद तो तुम्हें तो पता है। इरफा खामोशी से सुन रही होती है। बेटा क्या हुआ, कोई मसले की बात है? नहीं नहीं, कोई मसले की बात नहीं है। इरफा चाहती थी वो सारी चीज़ें सच बता दे, लेकिन इरफा ये भी जानती थी कि अगर वो कुछ भी बताएगी तो अहमद को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इरफा अहमद को तकलीफ़ में भी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वो चुप रही और उसने कुछ भी नहीं बोला। इधर अहमद ये सोच रहा होता है कि किसी टाइम इरफा ने अगर किसी को सब कुछ बता दिया, या फिर अगर वो उसे छोड़कर नुमान के पास चली गई, क्योंकि इरफा तो उससे तंग थी ना, और नुमान उसकी इतनी आगे पीछे चलता था, तो अहमद को डर था कहीं वो उसे छोड़कर उसके साथ ना चली जाए। यही डर अहमद को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। यार कुछ भी हो, इरफा ना मेरी है, और वो फिर से पागलों की तरह चीज़ें तोड़ने लग जाता है, और वो इरफा मेरी है बोलकर चीज़ें तोड़ने लग जाता है। जितनी मोहब्बत मैंने इरफा से की है उतनी मोहब्बत इरफा से कोई नहीं कर सकता। इरफा, यू आर माई लव, यू आर माई लाइफ, आई कांट लिव विदाउट यू। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना इरफा। इरफा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो रोए जा रहा होता है। उसके बाद दीवार पे टेक लगा कर बैठ कर सिगरेट पी जा रहा होता है। उधर इरफा जैसे ही फरार रूम से बाहर निकलती है, इरफा फूट फूट कर रोती है, और उसके बाद उसकी फैमिली वालों को लगता है कि वो तैयार हो रही है। इरफा जब देखती है कि 7 बजने में बस 5 मिनट है, तो फ़ौरन इरफा अपने चेहरे के आंसू पोंछकर कपड़े बदल देती है। उसके बाद इरफा दरवाज़ा खोलती है। उसकी दोस्त बोलती है, यार एक ये ड्रेस पहनने में तुम्हें इतनी देर लगी?
क्या करती रहती हो लड़की। उतने में उसकी बुआ आती है और कहती है कि बेटा तुमने तो मेकअप भी नहीं लगाया और रो रो के आंखें सुजा ली हैं। इरफा को उसकी बुआ कहती है कि बेटा थोड़ा सा तो कुछ लगा के आ जाओ, क्रीम वगैरह। इरफा की दोस्त जब फ़रा रूम में आती है और उसकी बुआ के कहने पे उसे तैयार करना शुरू करती है। लोग वहाँ पर इवेंट शुरू हो चुका होता है और इरफा वहाँ रेडी हो रही होती है। इरफा रेडी होती है, मेहंदी लगाने वाली आंटी भी आ जाती हैं। ढोलकी के दिन ही वो मेहंदी का इवेंट भी रख लेती हैं। तो बाहर इरफा की और जो क्लास फेलो थी वो ढोलकी बजा रही होती हैं और इरफा वहाँ चुपचाप बैठी हुई होती है। अहमद तकलीफ़ के मारे चिल्ला रहा होता है, इरफा आई कांट लिव विदाउट यू।